नागराज हिंदी ऑडियो कॉमिक्स स्टोरी। आइए दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, नागराज की कहानी। नागराज आतंकवादी गिरोहों की तबाही का देवता। संसार में फैल रहे उग्रवादी संगठनों के नेताओं को प्रोफेसर नागमणि ने गोपनीय निमंत्रण भेजा। बरसों से नागमणि का संपर्क इन लोगों से बना हुआ था। प्रोफेसर द्वारा उन्हें महत्वपूर्ण सूचनाएं मिला करती थी, लेकिन इस बार कोई विशेष बात थी। प्रोफेसर ने उन्हें सूचना दी थी कि वह आतंकवादी गिरोहों के लिए सबसे खतरनाक हथियार बनाने में कामयाब हो गया है और अब अपने इस हथियार को किराए पर चलाना चाहता है। उसने इस हथियार का नाम रखा था नागराज। रंगून की एक आलीशान इमारत में विभिन्न देशों से आए आतंकवादी नेता एकत्रित हो रहे थे। वे लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। आपस में बातचीत चलती है, लोगों में डिस्कशन चलती है। उसमें से एक नेता बोलता है, यहाँ का मौसम खासा गर्म है। दूसरा नेता बोलता है, कनाडा और बर्मा की भौगोलिक स्थिति बहुत ही भिन्न है। और तीसरा नेता बोलता है, अगर नागराज हमारे मतलब का हथियार हुआ तो। चौथा बोलता है, हम मिडिल ईस्ट की हिला कर रख देंगे। तभी इमारत में एकत्रित हुए नेताओं के बीच साउंड बॉक्स से नागराज को बनाने वाला इंसान नागमणि की आवाज़ सुनाई देती है। नागमणि अनाउंस करता है, अटेंशन प्लीज़, आप सभी अतिथियों से अनुरोध है कि आप सेंट्रल हॉल में पहुंचकर अपनी अपनी सीटें ग्रहण कर लें। सब लोग इमारत की हॉल की ओर बढ़ने लगे। बढ़ते हुए कदम के साथ एक नेता बोलता है, शायद वो अपने हथियार की बोली लगवाना चाहता है। इमारत के सेंट्रल हॉल में सारे लोग नागमणि के सामने बैठ जाते हैं। तभी नागमणि बोलता है, दोस्तों, नागराज के निर्माण में मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 बहुमूल्य वर्ष गंवाए हैं। एक नवजात शिशु पर मैंने अपना प्रयोग शुरू किया था और आज उसकी 21वीं सालगांठ है। उसके भीतर जो थोड़ी बहुत कमजोरियां हैं वह अगले कुछ वर्षों में समाप्त हो जाएगी, लेकिन वह इस समय आपके लिए संपूर्ण हथियार बन चुका है। तभी भीड़ से आवाज़ आती है। लोग नागमणि से सवालें पूछना स्टार्ट कर देते हैं। क्या वह कोई कंप्यूटर है? हम उसका प्रदर्शन देखना चाहेंगे। जब तक हम उस हथियार की धार नहीं देख लेते, कैसे यकीन करें? नागराज बोलता है, उसी के लिए आप सबको बुलाया है। आप उसकी उपयोगिता का अनुमान स्वयं लगा सकते हैं। वह कंप्यूटर नहीं है, परंतु इंसान होते हुए भी कंप्यूटर से तेज कार्य की क्षमता रखता है। तभी भीड़ में से एक नेता बोलता है, आश्चर्यजनक, एक इंसान कंप्यूटर को मात कर जाए। दूसरा नेता बोलता है, हो सकता है यह गप हो। तभी नागमणि बोलता है, नागराज अभी सामने के मंच पर प्रकट होगा, जहां आप उसकी क्षमताओं और ताकत का प्रदर्शन देखेंगे। तभी नागराज मंच पर प्रकट होता है और बोलता है, सभी मेहमान को नागराज का अभिवादन। तभी नागमणि नेता लोगों से बोलता है, आप लोग दुनिया में खतरनाक आतंकवादी संगठनों के सरदार हैं। आप सब किसी न किसी फ़न में महारत हासिल किए हुए हैं। आप में से 4 ऐसे व्यक्ति मंच पर आ जाएं जिनका निशाना अचूक हो। हॉल में 4 व्यक्ति उठकर मंच पर आ गए। नागमणि उनसे बोलता है, सबसे पहले आप लोग अपना परिचय दें। वे चारों नेता अपना परिचय देने लगे। पहला बोलता है, मुझे जॉनी कहते हैं। मैं टेक्सास का सबसे खतरनाक गनमैन हूँ, जिसकी कोई भी गोली आज तक खाली नहीं गई। दूसरा बोलता है, मुझे यूसुफ बिन अली खान कहते हैं। मिडिल ईस्ट में मुझे मौत का सौदागर कहा जाता है। अगर आप कहें कि उड़ती चिड़िया की आँख पर गोली मारनी है तो गोली आँख पर ही लगेगी। तीसरा बोलता है, मैं डॉन हूँ, यूरोप का सबसे खतरनाक गन मास्टर। चौथा बोलता है, मैं हूँ हुड, पश्चिम जर्मनी में मुझे निशाने का रॉबिन हुड कहा जाता है। नागमणि उन चारों नेता से बोलता है, आप लोग शपथ लें कि अपनी गोली से नागराज को ख़त्म करके नीचे उतरेंगे। नेता लोग बोलते हैं,
हम सब कसम खाते हैं। नागमणि अलार्म क्लॉक को अपने हाथ में लेता है और बोलता है, मैं इस घड़ी में अलार्म भर रहा हूँ। 1 मिनट के अंदर अंदर अलार्म बजेगा और अलार्म बजते ही आप अपनी गन निकाल कर नागराज पर फायर कर सकते हैं। 1 मिनट बाद अलार्म बजता है, ट्रिन ट्रिन, और जैसे ही चारों नेता नागराज को अपने गन से मारने की कोशिश करते हैं, नागराज में से ढेर सारा नाग निकलकर उन चारों नेता को डस लेता है और वो चारों नेता मर जाते हैं। तभी भीड़ में हलचल होने लगती है और भीड़ में बैठे नेता लोग आपस में बातें करने लगते हैं। एक नेता बोलता है, क्या हुआ? दूसरा बोलता है, उन्हें क्या हो गया? तीसरा बोलता है, अरे सांप, उनकी कलाई पर मैंने सांप देखे थे। चौथा बोलता है, लेकिन अब सांप है कहाँ? पांचवा बोलता है, क्या चारों मर गए? तभी नागमणि नागराज को आदेश देता है, नागराज, उन्हें जीवन दान दो। उन चारों नेता को नागराज के जहरीले सांपों ने डस लिया था। नागराज उनका जहर खींचकर उन्हें जीवित करने में सक्षम था। नागमणि मंच पर आए उन चारों नेता से पूछता है, आप चारों ने क्या देखा? उन चारों नेता में से एक नेता बोलता है, मैं कुछ देख नहीं पाया। जैसे ही रिवॉल्वर मेरे हाथ में आया, मैंने कलाई पर एक सर्प लिपटे देखा, जो डंक मारते ही न जाने कहाँ गायब हो गया। बाकी 3 बोलते हैं, यही हमारे साथ भी हुआ। उसके बाद चारों अपने सीटों पर जाकर बैठ गए। फिर नागमणि बोलता है, अब मैं किसी फाइटर को तलब करता हूँ। जो जिस विद्या का फाइटर होगा, नागराज उसी फन का प्रदर्शन करेगा। भीड़ में से आवाज़ आती है, मैं मार्शल आर्ट का महारथी हूँ। दूसरा बोलता है, यस, आई एम अ कंग फू मैन। मार्शल आर्ट के 2 योद्धा नागराज से मुकाबला करने मंच पर आ जाते हैं। नागमणि फिर पूछता है, और कोई है इस आर्ट का महारथी? पर कोई जवाब नहीं आता है। तो नागमणि मंच पे आए दोनों फाइटर से बोलता है, नागराज तुम दोनों का अकेला प्रतिद्वंदी होगा, इसे ख़त्म कर दो। और फिर नागराज और दोनों फाइटर के बीच फाइट होने लगता है। नागराज से मार खाते हुए एक फाइटर अपने मन में सोचता है, मैं इसके सामने पहले दर्जे के बालक की तरह लड़ा। दूसरा फाइटर बोलता है, ये स्नैक हैंड है। फिर नागराज के हाथों से एक के बाद एक सांप निकलना शुरू हो जाते हैं, जिससे सांपों की रस्सी बन जाती है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और भीड़ में से आवाज़ आने लगती है, कमाल है, सांपों की रस्सी बनी है और नागराज उस पर झूलता हुआ। ओ माय गॉड। उसके बाद नागमणि हॉल में एकत्रित हुए नेता लोगों से पूछता है, क्या तुम लोग नागराज की कोई और परीक्षा लेना चाहते हो? जवाब आता है, एक नेता बोलता है, नहीं, हम इस प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। दूसरा नेता बोलता है, प्रोफेसर नागमणि, आपने शानदार हथियार का निर्माण किया है। नागमणि बोलता है, इसके अलावा भी नागराज की बहुत सी विशेषताएं हैं, जो समय आने पर आपको मालूम हो जाएंगी। गोलियों से छलनी होने पर नागराज खुद ही उन्हें निकालकर अपने मार्ग पर चलता बनेगा और इसके शरीर से एक बूंद भी खून नहीं टपकेगा। इसके शरीर के रक्ताणु आम इंसानों की तरह नहीं हैं। उनकी प्रक्रिया बड़ी तेज और सुरक्षित है। नागराज के जिस्म पर जख्म होते ही उनका काम मशीनी अंदाज में शुरू होता है। पहले ये रक्ताणु अंदर पहुंच चुके हानिकारक पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं और फिर किसी माहिर सर्जन की तरह जख्मों को बंद कर देते हैं। यह क्रिया बड़ी तेज़ी से होती है और इस बीच इनका दूसरा दल घाव से रक्तस्राव रोके रहता है और यह हथियार दुनिया के आतंकवादी गिरोहों के लिए तैयार किया गया है। आने वाले 5 सालों में इसका कोर्स स्वतः पूरा हो जाएगा और 5 साल बाद नागराज दीवारों से आर पार होने का कमाल हासिल कर लेगा। किसी दूर के वस्तु को इच्छा शक्ति से स्पर्श किए बिना उठा लेगा। नेता लोग आपस में बातें करने लगते हैं। गप ही लगता है। एक नेता बोलता है, मुझे इसकी आसाम में तोड़फोड़ के लिए तुरंत ज़रूरत है। नागमणि बोलता है, अब नागराज की बोली लगेगी। सबसे ऊंची बोली को नागराज को भाड़े पर लेने का रेट समझा जाएगा और ऊंची बोली वाले को नागराज के प्रयोग के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। भीड़ से आवाज़ आती है,
बोली शुरू की जाए। और नागमणि अपने मन में सोचता है, मैं इस जगह पर बैठे बैठे दुनिया का सबसे धनवान और ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। अब नागराज की बोली लगने लगती है। $5,000, $10,000, $50,000, $1,00,000। नागमणि बोलता है, अंतिम बोली $1,00,000। तो नागराज के एक मिशन की कीमत $1,00,000 निश्चित की जाती है। मिस्टर बुलडॉग की बोली सबसे ऊंची है, इसलिए इन्हें नागराज का प्रयोग करने का अधिकार दिया जाता है। और मिस्टर बुलडॉग के सम्मान में हम आज शाम एक पार्टी देंगे। शाम के पार्टी में सारे नेता लोग आते हैं और उनमें से एक बुलडॉग से बोलता है, मिस्टर बुलडॉग, बधाई हो, क्या आपने तोड़ फोड़ के लिए बहुत बड़ा ठेका ले लिया है? बुलडॉग जवाब में बोलता है, यह तो सौदा है भाई, मैं उससे 1 करोड़ का डाका भी डलवा सकता हूँ। फिर एक और नेता बुलडॉग से बोलता है, फिर तो तुम्हारी निगाह में ज़रूर कोई बहुत बड़ा खजाना है। बुलडॉग का जवाब आता है, अपना अपना कारोबार है। बुलडॉग को सब शुभकामनाएं देते हुए बोलते हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हम अगले माह की बुकिंग कर लेंगे। आतंकवादी गिरोहों के सरदारों का ये सम्मेलन समाप्त हो गया और बुलडॉग नागराज को लेकर चल पड़ा। बुलडॉग और नागराज हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। बुलडॉग नागराज से बोलता है, नागराज, तुम्हें कबीले वालों के मंदिर से एक प्राचीन मूर्ति चोरी करनी है। वह मूर्ति बहुत प्राचीन है, सभी कबीले वाले उसकी पूजा करते हैं और वह 1 करोड़ रुपए मूल्य की है। नागराज बोलता है, मूर्ति तो कोई भी चोरी कर सकता है। तभी बुलडॉग बोलता है, हेडक्वार्टर आ गया है, बाकी बातें नीचे होंगी। बुलडॉग और नागराज हेडक्वार्टर में बैठकर बातें करने लगते हैं। बुलडॉग नागराज से बोलता है, नागराज, देवी की मूर्ति चोरी करना इतना आसान होता तो कभी की वो मूर्ति चोरी कर ली जाती। नागराज पूछता है, मुश्किल क्या है? जवाब में बुलडॉग बोलता है, कबीले के मंदिर में रखी वो मूर्ति पौराणिक है और कबीले के लोग उस मूर्ति के लिए प्राणों का भी बलिदान कर देते हैं। नागराज बोलता है, मैं मूर्ति को आसानी से चुरा लाऊंगा। बुलडॉग बोलता है, लेकिन फिर भी देवी की मूर्ति चोरी करना इतना सरल नहीं है, क्योंकि उसकी रक्षा मंदिर में रहने वाले सैकड़ों नाग करते हैं। नागराज चौंकते हुए बोलता है, नाग? बुलडॉग बोलता है, नाग वैसे तो किसी को कुछ नहीं करते, लेकिन जब कोई मंदिर में पूरी नीयत से जाता है तो उसे डस लेते हैं। हमारे 5 आदमी मारे जा चुके हैं। नागराज बोलता है, यह तो बहुत विचित्र मामला है, और सोचने लगता है, मैं मूर्ति चुरा लाऊंगा। फिर नागराज बुलडॉग से पूछता है, उस मूर्ति की सुरक्षा का क्या प्रबंध है? बुलडॉग बताता है, उस मूर्ति की सुरक्षा एक सन्यासी भी करता है। लोग उसे महात्मा गोरखनाथ के नाम से पुकारते हैं। वह सन्यासी आसाम के जंगलों में कहीं रहता है, लेकिन उसका निवास किसी को मालूम नहीं। वह सफ़ेद बालों वाला शक्तिशाली इंसान है। नागराज बोलता है, वह भी मुझे नहीं रोक सकेगा। बुलडॉग नागराज को बताता है, वह एक चमत्कारी इंसान है। लोग कहते हैं कि उसकी आयु 200 वर्ष है। सभी कबीले वाले उसकी बात मानते हैं। नागराज बोलता है, मैं उसका भी खेल ख़त्म कर दूंगा। नागराज ने मिशन पर रवाना होने की पूरी तैयारी कर ली। बुलडॉग नागराज से पूछते हैं, क्या तुम किसी को साथ ले जाना चाहोगे? नागराज जवाब देता है, नहीं, बस राका मुझे जंगल की सीमा तक छोड़ देगा। जीप का ड्राइवर राका और नागराज मिशन के लिए रवाना हो जाते हैं। राका जीप चलाते हुए नागराज से बोलता है, मैं तुम्हें पुल के पास छोड़ दूंगा, वापसी में जीप वहीं मिल जाएगी। पुल पार करके नागराज बस्ती में पहुंचते हैं। नागराज रात के अंधेरे में पहरेदारों को देखता है और सोचता है, बस्ती में इंसानों का पहरा भी है, इसे गुजर जाने दो। बस्ती का पहरेदार रात के अंधेरे में चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, जागते रहो, जागते रहो। नागराज पहरेदारों से छुपते हुए एक पहाड़ी के पास पहुंचता है और उसके नीचे खड़े होकर ऊपर की ओर देखता है और सोचता है, बड़ी खतरनाक पहाड़ी पर खड़ी है इसकी पिछली दीवार।
नागराज खुरदरी दीवार पर आसानी से चढ़ने लगता है और फिर शीघ्र ही मंदिर के छत पर पहुंच जाता है और वहां से वो सांपों की रस्सी से लटकते हुए मंदिर के अंदरूनी प्रांगण में पहुंच जाता है। नीचे पहुंचने पर नागराज सोचता है बाहर के कपाट बंद हैं और मैं अंदर आ गया हूं, अब ये दरवाज़ा कैसे खुलेगा। नागानंद, नागराज का दायां हाथ, नागराज के हाथों से निकलते हुए प्रकट होता है। नागराज नागानंद को आदेश देता है, नागानंद तुम अंदर जाकर पता लगाओ कि इस दरवाजे को अंदर से कैसे खोला जाता है। तभी नागानंद अंदर जाकर मंदिर के दरवाजे को खोल देता है और नागराज खुश होते हुए बोलता है, ओह दरवाज़ा खुल रहा है, मेरे सादृग ने अपना कमाल दिखा दिया, बड़ा अलौकिक प्रकाश है यहाँ। तभी दरवाज़ा खुलते ही ढेर सारे नाग आकर नागराज को डसना शुरू कर देते हैं और नागराज बोलने लगता है, अरे नादानो, मुझ पर जहर उगल रहे हो, ठहरो अभी चखाता हूँ मज़ा। नागराज के शरीर पर डसने वाला सांप पानी बनकर पिघल जाता था। नागराज बोलता है, देख लो नागराज पर जहर उगलने का अंजाम। बचे हुए नाग नागराज की जहरीली फुंकारों से धराशायी हो गए और फिर नागराज मूर्ति की तरफ लपका। तभी मूर्ति के पीछे से एक बहुत बड़ा नाग निकलता है और नागराज को डसना शुरू कर देता है। नागराज भी पलटकर उस नाग को डसने की कोशिश करता है, पर उस नाग पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो नागराज सोचता है, यह मुकाबला जोरदार रहेगा, मेरी जहरीली फुंकार का इस पर प्रभाव नहीं हुआ, इसका मतलब यह किसी विशेष दर्जे का नाग है। दोनों के बीच ज़बरदस्त मुकाबला होने लगता है और नागराज उस विषैले नाग को हरा देता है और मन में सोचता है, उफ काफ़ी खतरनाक बला थी, सच में इस मूर्ति को चुराना आसान काम नहीं, लेकिन अब यह मूर्ति मेरे हाथों में है, अब यहाँ से चलना चाहिए। और फिर नागराज उस मूर्ति को अपने पीठ पर बांधकर भागने लगता है। नागराज सांपों की रस्सी मंदिर के गुंबद पर फेंकता है और सांपों की रस्सी के सहारे गुंबद पर चढ़ जाता है। रात के अंधेरे में गश्त करते चौकीदार ने मंदिर के गुंबद पर प्रकाश देखा तो बोल पड़ा, वह कौन है। मंदिर के गुंबद पर बस्ती में शंख और तुरही बज उठे जो खतरे का संकेत था। नागराज खतरा देखकर सोचने लगता है, ओह खतरा, मुझे इस बस्ती से तुरंत निकल जाना चाहिए। नागराज को देखकर पहरेदार हल्ला करने लगते हैं, वो भाग रहा है, पकड़ो घेर लो, जाने ना पाए, कबीलों को खबर कर दो, चारों तरफ से घेरा डालो। नागराज पर तीर भालों की बौछार चल पड़ी, पर नागराज के कदम रुके नहीं और नागराज भागता गया और अपने हाथों से विषैले नाग को निकालकर पहरेदारों पर हमला कर दिया। पहरेदारों के बीच शोर मच गई, सांप सांप। फिर पहरेदारों ने नागराज को रोकने की पूरी कोशिश की और चारों तरफ से नागराज को घेर लिया। यह देखकर नागराज सोचने लगा, चारों तरफ से घेरा डाला जा रहा है, मसाले ही मसाले। नागराज उन पहरेदारों पर अटैक कर देता है और सारे पहरेदारों को मारते हुए भागकर जंगल में पहुंच जाता है। फिर नागराज सोचने लगता है, मुझे इन ऊंचे वृक्षों का सहारा लेकर इनके सिरों के ऊपर से गुजर जाना चाहिए। नागराज सांपों की रस्सी बनाता है और वृक्षों के सहारे पहाड़ पर चढ़ जाता है। पहरेदार नीचे से हल्ला करने लगते हैं, अरे कहाँ गया, वो देखो उस पहाड़ी पर है। पहरेदार भी पहाड़ी पर चढ़ने लगते हैं। नागराज यह देखता है और बोलता है, कमबख्त, पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, क्यों न इन बड़े पत्थरों को इन पर लुढ़का दूँ। नागराज उन पहरेदारों पर बड़े पत्थर फेंकने लगता है। वे लोग बदले में तीर भाले फेंकते हैं, लेकिन नागराज बोलता है, अब इन तीर भालों से कुछ नहीं होने वाला। शीघ्र ही नागराज पुल पर पहुंच गया। वहां जीप खड़ी थी, वह जीप में सवार हो गया। कुछ आगे बढ़ने पर नागराज को सड़क पर गिरे पेड़ पर नज़र पड़ती है। नागराज गाड़ी रोककर उस पेड़ को हटाने के लिए गाड़ी से उतरकर चल पड़ता है और चलते हुए कदम के साथ सोचता है, ऐसे ऐसे पेड़ों को तो मैं उखाड़ कर फेंक सकता हूँ। नागराज अपनी पूरी ताकत लगा देता है, पर वो पेड़ टस से मस नहीं होता है। तभी बगल से आवाज़ आती है, कोशिश करो।
शायद तुम इसे हटाने में सफल हो जाओ। नागराज जब मुड़कर देखता है तो गिरे हुए पेड़ पे अपने पैर को रखे एक साधु खड़ा होता है और वो साधु नागराज से बोलता है, जब तक इस पेड़ की शाख पर मेरा पाँव जमा हुआ है तुम इसे उठा नहीं सकते। नागराज अपने मन में सोचता है, यह तो कोई सन्यासी है सफ़ेद बालों वाला। नागराज उस सन्यासी से पूछता है, यह पेड़ तुमने गिराया है? सन्यासी जवाब देता है, हाँ मैंने गिराया है और मैं ही इसे हटा सकता हूँ। नागराज पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? सन्यासी जवाब देता है, मुझे वो मूर्ति चाहिए। नागराज सन्यासी से बोलता है, ओह तो यह बात है, मेरा रास्ता रोकने का अर्थ जानते हो? सन्यासी बोलता है, तुम जैसे इंसान का कोई रास्ता नहीं हुआ करता, तुम भटके हुए इंसान हो। यह सुनते ही नागराज अपने मन में सोचने लगता है, कहीं ये बाबा गोरखनाथ तो नहीं। तभी सन्यासी बोल पड़ता है, तुम सही सोच रहे हो बालक, मैं ही गोरखनाथ हूँ। यह मूर्ति वापस मंदिर में जाएगी। तभी नागराज गोरखनाथ से बोलता है, मैं तुम जैसे साधु संतों की हत्या नहीं करता, इसलिए बेहतर है कि पेड़ को हटा दो और मुझे जाने दो। सन्यासी बोलता है, लो मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी किए देता हूँ। और सन्यासी पेड़ हटा देता है। उसके बाद नागराज से बोलता है, पेड़ हट गया, अब मूर्ति मेरे हवाले कर दो और फिर तुम जा सकते हो। यदि तुमने मेरा कहा ना माना तो फिर मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा और फिर तुम्हें दंड दिया जाएगा। नागराज जीप की ओर बढ़ते हुए बोलता है, देखता हूँ तुम मुझसे मूर्ति कैसे हासिल करते हो, मैं जा रहा हूँ। नागराज जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाता है वैसे ही नागराज के गले में एक फंदा फंसता है। नागराज चौंकते हुए बोलता है, मेरे गले में फंदा? और नागराज अपने सांपों को उस सन्यासी को डसने के लिए भेजता है, पर सारे सांप वापस आने लगते हैं। नागराज डरते हुए अपने मन में सोचता है, मेरे सारे नाग वापस पलट रहे हैं। उस सन्यासी के कंधे पर काला नेवला बैठा है। काला नेवला सिकांगी। गोरखनाथ अपने कंधे पर बैठे काले नेवले से बोलता है, सिकांगी। वह रस्सी तोड़कर फरार होना चाहता है। सिकांगी नागराज की तरफ लपकता है और नागराज नेवले को डसने की कोशिश करता है, पर सिकांगी पर कोई असर नहीं होता। तो नागराज सोचता है, सिकांगी नेवले का धारक बहुत बड़ा जादूगर होता है, मैं इसकी असीमित शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता, मुझे भाग जाना चाहिए। सिकांगी नागराज के चारों तरफ घूमने लगता है और घूमते हुए नागराज के चारों तरफ जादुई लकीर खींच देता है, जिससे नागराज भाग नहीं पाता है। फिर सन्यासी नागराज के सर पर एक डंडे से वार करता है और सन्यासी सोचने लगता है, भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाना उनके लिए सबसे बड़ा दंड होता है। अगर यही इंसान अपने शक्ति का प्रयोग मानवता की रक्षा करने के लिए करे तो लोग इसकी पूजा करेंगे। महात्मा गोरखनाथ ने वशीकरण विद्या द्वारा नागराज के दिमागी हालत जानने शुरू कर दिए। नागराज, तुम नागमणि जैसे शैतान के गुलाम हो, उसने तुम्हें बनाया है, इसका मतलब तुम्हारी कोई स्वतंत्र हस्ती नहीं। सबसे पहले मुझे यह जानना होगा कि तुम्हारा निर्माण कैसे हुआ। तुम्हारे मस्तिष्क के चित्र अब मेरे मस्तिष्क में उजागर होंगे। नागमणि इच्छाधारी सांप पकड़ना चाहता था। वह सांपों का विशेषज्ञ था और सांप पकड़ने के लिए जंगलों में भ्रमण करता था। एक दिन वह जंगल में पहुंचा तो नागमणि जंगल में एक मंदिर को देखता है और सोचता है, यह तो किसी नाग देवता का पुराना मंदिर मालूम पड़ता है। नागमणि जैसे ही मंदिर में पहुंचता है, नागमणि को किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह मंदिर में दाखिल हो गया। नागमणि उस बच्चे को देखकर सोचता है, अरे बच्चा, ओह कितना प्यारा बच्चा है। नागमणि बच्चे को गोद में उठाते हुए बोलता है, मैं इस बच्चे को पालूंगा। फिर नागमणि जैसे ही उस बच्चे को अपने गोद में उठाता है,
एक नाग फुंकारता हुआ उसके मार्ग में खड़ा हो जाता है। नाग को देखकर नागमणि सोचता है, यह तो इच्छाधारी नाग है, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। और तभी इच्छाधारी नाग ने इंसानी रूप धर लिया और इच्छाधारी नाग नागमणि से बोलता है, मेरे दर्शन बहुत मुश्किल से प्राप्त होते हैं। ए इंसान, तू जो भी है, गौर से मेरी बात सुन। एक लड़की मेरी पुजारन थी, किसी ने उसके साथ अत्याचार किया और परिणाम स्वरूप यह बच्चा पैदा हुआ। मरने से पहले उसने इस बच्चे को मेरे शरण में छोड़ दिया। तब से यह बच्चा इसी जगह है। मुझे इस बच्चे के संरक्षक की ज़रूरत थी, जो इसे पाल पोस कर जवान करे और इसे अपने माँ के साथ हुए अत्याचार का बदला लेने के काबिल बना सके। नागमणि इच्छाधारी नाग से बोलता है, मुझ पर विश्वास करो, मैं इसे वैसा ही बना दूंगा जैसा तुम चाहते हो। इच्छाधारी नाग नागमणि से बोलता है, मैं इस बच्चे को पराक्रमी व बलवान बनाना चाहता हूँ। आज से 20 वर्ष बाद तुम इस जगह आना, मैं तुम्हें मृत अवस्था में मिलूँगा। तुम मेरे कंठ से विष की थैली निकाल लेना और मेरे शरीर का भस्म बनाकर इस बच्चे को खिला देना। इसमें एक दिन मेरे जैसी योग्यताएं स्वतः पैदा हो जाएगी। फिर इच्छाधारी नाग इंसानी रूप छोड़कर सांप के रूप में परिवर्तित हो गया और नागमणि से बोला, परंतु याद रहे, मेरी भस्म बनाकर खिलाने से पहले इस बच्चे को 1000 जहरीले सांपों से डसवाना होगा। हल्के जहर से तुम इस पर प्रयोग करोगे और सबसे अंत में तुम मेरे कंठ से निकली जहर की थैली से इसके शरीर में मालिश करोगे और थोड़ा सा जहर इसकी जिह्वा से स्पर्श कराओगे और तब यह नागराज बन जाएगा। सांपों की कोई भी नस्ल इसे पराजित न कर सकेगी। नागमणि बोलता है, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। और नागमणि ने उस बच्चे पर प्रयोग शुरू कर दिया। नागमणि बच्चे के तरफ देखते हुए सोचता है, स्नैक मैन, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार होगा। जिस तरह राजा विष कन्या बनाते थे, मैं विष नर बनाऊंगा जिसके 1000 सांप गुलाम होंगे। और नागमणि ने उस बच्चे पर अपने जहरीले सांपों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया और बच्चे की ओर देखते हुए सोचता है, इसमें गजब की क्षमता पैदा होती जा रही है। धीरे धीरे इसकी क्षमता बढ़ती जाएगी। नागमणि के घर में ही नागराज बड़ा होता है और नागमणि सोचता है, अब वो वक्त आ गया है जब इच्छाधारी नाग की भस्म इसे खिलाई जाए। ओह, अभूतपूर्व, इसके जिस्म की रंगत बदलने लगी। कुछ दिन बाद नागराज के बदलते हुए जिस्म के रंगत को देखकर नागमणि बोलता है, यह एक खौफनाक नाग की तरह नजर आ रहा है जिसका चेहरा इंसानों जैसा है। मैं सफल हो गया। नागराज पर मेरा अंतिम प्रयोग बाकी है। नागराज के जिस्म पर इच्छाधारी सांप के जहर की मालिश की गई। नागराज के जिस्म पर जहर से मालिश करते हुए नागमणि सोचता है, लेकिन मुझे इसके ब्रेन पर कंट्रोल रखना होगा। अब कुछ वर्षों बाद इसमें इच्छाधारी सांप के सब गुण आ जाएंगे। नागमणि ने नागराज के मस्तिष्क का ऑपरेशन करके उसमें एक कैप्सूल फिक्स कर दिया। उसके बाद नागमणि सोचता है, अब इसकी अपनी कोई सोच नहीं होगी, जो मैं सोचूंगा वही इसकी सोच होगी। नागराज, तुम मेरे गुलाम हो। तुम एक ऐसी मशीन हो जो मेरे लिए काम करेगी। नागराज नागमणि से कहता है, हाँ आका, मैं आपका गुलाम हूँ। नागमणि नागराज से बोलता है, 1000 सांप तुम्हारे रक्त में अदृश्य हो चुके हैं। जब तुम उन्हें जगाओगे तो वो तुम्हारे हाथों से जिंदा होकर बाहर निकल आएंगे और एक दिन तुम में स्वतः अदृश्य होने की शक्ति उत्पन्न होगी। तब तुम इच्छाधारी सांप की संपूर्ण योग्यताएं प्राप्त कर लोगे। गोरखनाथ ने नागराज की उत्पत्ति की पूरी कहानी जान ली और गोरखनाथ बेहोश हुए नागराज को देखते हुए सोचता है, नागमणि इसे अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग कर रहा है। इसके मस्तिष्क का कैप्सूल निकाल देना चाहिए। गोरखनाथ ने
योग विधियों से नागराज के मस्तिष्क का ऑपरेशन किया और पिरोया गया कैप्सूल नष्ट कर दिया। गोरखनाथ ने उस कैप्सूल को देखते हुए बोला, तो यह है वो कैप्सूल। जब नागराज को होश आया, गोरखनाथ ने नागराज से पूछा, अब तुम ठीक हो? तुम कैसा महसूस कर रहे हो? नागराज का जवाब होता है, बहुत तरोताज़ा, जैसे कोई बोझ हट गया हो। गोरखनाथ नागराज से पूछता है, क्या तुम आतंकवादी गिरोह के लिए अभी भी काम करोगे? क्या तुम अभी भी नागमणि के गुलाम हो? नागराज जवाब देता है, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। वह सारे दृश्य मुझे याद आ रहे हैं। मुझसे कितने भयंकर अपराध करवाए जाने वाले थे, लेकिन असली जंग अब से शुरू होगी। मैं दुनिया से आतंकवादी गिरोहों का सफाया कर दूंगा। मैं इन गिरोहों के सरदारों को पहचानता हूँ। वे लोग अधिक दिनों तक धरती पर नहीं रह सकेंगे। गोरखनाथ नागराज को देखते हुए सोचता है, इसे सज़ा मिल गई, यह सही रास्ते पर आ गया। नागराज गोरखनाथ के चरणों को स्पर्श करते हुए बोलता है, आपके चमत्कारी सिकांगी नेवले ने मुझे घेर लिया था। अगर यह देवता तुल्य नेवला आपके पास ना होता तो मैं आपके काबू में नहीं आता। काला नेवला सिकांगी नस्ल का होता है, जिसके दर्शन भी दुर्लभ होते हैं। यह नेवला वशीकरण शक्ति का स्वामी माना जाता है। यह अपने आप में बहुत बड़ी जादुई शक्ति है। जंगली लोग इसकी पूजा करते हैं और जादूगर अपनी कला के लिए इसकी साधना करते हैं। यह नेवला गोरखनाथ ने बड़ी साधना से प्राप्त किया था, और जब से सिकांगी उसके पास था, वह रहस्यमयी शक्तियों का स्वामी बन गया था। गोरखनाथ नागराज से बोलता है, मुझे सिकांगी ने ही इस बात की सूचना दी थी कि तुम मूर्ति चुरा कर भाग रहे हो, और किस रास्ते से भाग रहे हो। जाओ, सिकांगी की कृपा से तुम आज़ाद हो गए हो। नागराज गोरखनाथ से मीठे स्वर में कहता है, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। आप सच में देवता हैं। न जाने मुझसे कितने अपराध होते, और न जाने कब तक मैं नागमणि की गुलामी करता रहता। गोरखनाथ नागराज से बोलता है, और जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़े, तुम मुझे याद कर लेना। तुम मुझे अपने मस्तिष्क में खड़ा पाओगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। नागराज का नया जन्म हो चुका था। उसे बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद प्राप्त था, और वो आतंकवादी गिरोह के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ था। अब देखना यह है कि उसका निशाना सबसे पहले कौन बनता है। उधर गोरखनाथ ने मूर्ति को यथास्थान उसी मंदिर में स्थापित कर दिया। मूर्ति तत्काल लौट आने से हिंसा रुक गई, और कबीलों में गोरखनाथ की जय जयकार होने लगी, और नागराज अपने सफ़र पर निकल पड़ा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? यह मेरी फर्स्ट हिंदी ऑडियो कॉमिक्स स्टोरी है मेरे यूट्यूब चैनल ACW कार्टून इमेजिनेशन एंटरटेनमेंट पे। दोस्तों, अगर आप लोग और भी मज़ेदार हिंदी ऑडियो कॉमिक्स स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ACW कार्टून इमेजिनेशन एंटरटेनमेंट। थैंक यू।